हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। आज अध्याय शुरू हो रहा है जैव प्रक्रम। मैं हूं रमेश। इस अध्याय को हमने छोटे छोटे विषय में बांट रखा है। यह छोटे छोटे विषय कवर करने के बाद हमारा पूरा अध्याय अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में। जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहते किसे हैं? वह सभी प्रक्रियाएं जो एक जीवित जीव को उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसकी बुनियादी चीजों को चलने के लिए जरूरत होती है, उसे हम जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। यह जीवन प्रक्रियाएं उस जीव को जीवित रखने में मदद करती हैं, जैसे गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, पोषण। वैसे तो ये सारी जीवन प्रक्रियाएं हमें इस क्लास में पढ़ना है, बट इस पाठ्यक्रम में, इस अध्याय में हमें यह 4 जीवन प्रक्रियाएं पढ़नी है। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। जितनी भी जीवन प्रक्रियाएं हैं, उनको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होती है। पोषण के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्वपोषी। स्वपोषी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। उनमें यह क्षमता होती है कि वह अपना भोजन खुद से बना सकें। जैसे हरे पौधे, हमारी मदर भी अपना भोजन खुद बनाती है, लेकिन साइंटिफिक रूप से अगर देखा जाए तो वह अपना भोजन खुद न बनाकर उसमें टेस्ट बना रही होती हैं। स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का उत्पादन करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वाटर, तीसरी क्लोरोफिल, चौथा सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीजों को एक साथ यूज करने के बाद बनता है ग्लूकोज। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल 3 नंबर का आता है। प्रकाश संश्लेषण के चरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य 3 चरण हैं। पहला चरण है क्लोरोफिल यानी हरित लवक द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। प्रकाश ऊर्जा खींच ली जाती है अपने अंदर हरित लवक यानी क्लोरोफिल के द्वारा। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और पानी का विखंडन हो जाता है, टूटना हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। देखिए, ये जो वाटर है, पानी है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। फिर यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर बनाता है ग्लूकोज, जिसे हम अपचयन की प्रक्रिया कहते हैं। रेगिस्तानी पौधों में दिन के समय इनके रंध्र यानी एस्टोमेटा बंद होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस ना हो, बाहर निकल के ना आए। लेकिन रात के समय यह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यवर्ती पदार्थ बनाते हैं। ये जो मध्यवर्ती पदार्थ है, यह दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जरूरत होती है। तो गिव रीजन में ये सवाल आता है कि रेगिस्तानी पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं करते। रंध्र के क्या कार्य हैं? रंध्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। इन्हें एस्टोमेटा भी कहते हैं। ये खुला एस्टोमेटा या खुला रंध्र है और ये बंद एस्टोमेटा या बंद रंध्र है। खुले रंध्र होने के कारण से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले पाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ पाते हैं। जी हाँ, ये वही ऑक्सीजन है जो हम अभी ले रहे हैं। तो ये पहला कार्य था। दूसरा कार्य है, इन्हीं रंध्रों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन यानी बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प के रूप में बाहर आता है, जिसके कारण से पौधे अपने अंदर संवहन कर पाते हैं। रंध्र किस प्रकार से कार्य करते हैं? इनका खुलना और बंद होना इनके कार्य करने की समीक्षा, कार्य करने को बताता है। इनमें द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल भी कहते हैं। ये गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं ही इन्हें खोलती और बंद करती हैं। अगर इन रक्षक कोशिकाओं में पानी प्रवेश कर जाता है तो यह खुल जाती हैं। अगर पानी वाष्प बन के बाहर निकल जाता है यानी पानी नहीं होता, तो यह बंद हो जाती हैं। तो खुलना और बंद होना पानी के ऊपर निर्भर करता है। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? यह वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है अपने पोषण या भोजन के लिए। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले है प्राणी संपोषण, मृत्यजीवी संपोषण, परजीवी संपोषण। प्राणी संपोषण में जीव संपूर्ण भोज पदार्थ को ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर पचाते हैं, जैसे अमीबा और मानव। जबकि मृत्यजीवी पोषण में
जीव मृत जीवों के शरीर या सड़े गले चीजों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे फफूंद या कवक। परजीवी पोषण में जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या उसके अंदर रहकर उससे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक अमरबेल पौधे के ऊपर होती है, जू जानवरों और मनुष्यों के ऊपर होते हैं, फीता कृमि आंतों में होते हैं, यह उससे भोजन या पोषण ग्रहण कर रहे होते हैं। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? अमीबा में पोषण के यह एक चार्ट है। इसमें यह बताया गया है कि अमीबा ने सबसे पहले खाद्य कण को रासायनिक रूप से पहचाना। खाद्य कण को पहचानने के तुरंत बाद ही उसने पादाब या कूटपाद बनाया। पादाब या कूटपाद कुछ यू शेप का संरचना है जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि अमीबा ने किस प्रकार से फूड खाद्य पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण किया। तो आप लिखेंगे पादाब या कूटपाद। पादाब या कूटपाद की सहायता से उसने खाद्य कण को घेरा और अपने अंदर ग्रहण किया। जैसे ही ग्रहण किया तो वहां पर बना खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में ये जो एंजाइम्स हैं इसके कोशिका द्रव से खाद्य रिक्तिका में जाते हैं। खाद्य रिक्तिका में जाने के बाद इसका पाचन होता है, इससे ऊर्जा अवशोषित होती है और जो चीज बच जाती है वह इसके शरीर के ऊपर आकर फटकर बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। यह स्टेप इम्पॉर्टेंट है। पिछले 1-2 साल पहले यह 5 मार्क का पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए यहाँ तक पढ़ते हुए आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औरों को बताइए कि हम यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई एक एक स्टेप बड़े ध्यान से धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।